बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई समाप्त। भागलपुर बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा समाप्त हो गई और परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी। अंतिम दिन हिंदी विषयों की परीक्षा ली गई। जिले भर में परीक्षा शांतिपूर्ण रही। इस बार इंटर की परीक्षा में 41,838 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जो कि 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। वहीं कई परीक्षार्थियों ने कहा कि एग्जाम अच्छा गया है और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। की तैयारी थी एग्जाम का? बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। क्वेश्चन इजी था? हाँ, लगभग सारा बन गया। तुम्हें चीट भी होना हो रहा था अंदर में? नहीं, चीट नहीं होता है। मैम तो किसी को सटने तक तो नहीं देती है। तुरंत अलग करो, अलग करो। मैम तो एकदम बहुत स्ट्रिक्ट थी और सामने 100% में कितना मार्क्स आ सकता है? 95 का है चांस, लेकिन अब तो चेक करने वाला बता सकता है। क्या नाम हुआ? जास्मीन खानम। 0 माइल में अवैध रूप से बने दुकानों व मकानों पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। लोगों ने किया जमकर हंगामा। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन को करनी पड़ी काफी मशक्कत। भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत भागलपुर के हर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य काफी तेजी से चल रहा है। इसको लेकर कई जगह जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी बाबत आज 0 माइल में सड़क के किनारे बने अवैध रूप से कई दुकानों को काफी खाली कराया गया। दुकान खाली कराने के क्रम में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गौरतलब हो कि सड़कों पर अवैध रूप से बने दुकानों के चलते राहगीरों एवं वाहन चालकों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तो लोगों को जाम का भी सामना करना पड़ता है और जिससे लोग काफ़ी हलकान और वो परेशान रहते हैं। अतिक्रमण हटाने के क्रम में स्थानीय एक युवक का कहना हुआ, हमारी पीढ़ी यही पर गुजर बसर की है और हमारे पिताजी एवं दादाजी का भी व्यवसाय इसी दुकान से था। आज उसे तोड़ा जा रहा है। यही सही नहीं है, जबकि हम लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा ही यह जमीन मुहैया कराई गई सबको है। 40 साल से ज़मीन मिला है, मगर सीओ बीडीओ पास जाते हैं। एक बार डीएम को भी कागज़ दिया है मेरा मम्मी, तो डीएम भी नहीं सुना, कोई नहीं सुनता हम सबको। काहे नहीं सुनता है? काहे नहीं सुनता है, अब उसका थी मन है। क्या कहता है? बोलता है देंगे देंगे, ऐसे करते करते 10 से 20 साल हो गया। अभी तक कितने रह रहता है? हैं यहाँ पे पापा मम्मी सब बूढ़ा हो गया, जब तक हमसे हम भी बड़े हो गए यहीं जमीन पे। दिया है सरकार ने? सरकार ज़मीन तो दिया है, कागज़ दिया है, हाँ, मगर सीओ बोलता है कि जैसे सीओ पास जाएंगे ना वही ज़मीन देगा। तो वहाँ गए, वहाँ से कोई दिन सीओ रहा, कोई दिन नहीं रहा, तो कैसे देगा। पैसा तो सब कुछ। मम्मी गया था एक बार ना, बोल रहा है 1 लाख रुपया है। कौन बोला ये बात? मम्मी हमको बोला है, बोला कौन था? बोलती सीओ ही बोला होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बार बार दोहराता है, सुनबेर करता है बात में। यही बात है। यही बात है। और जहाँ ज़मीन मिला आज है क्या हुआ? आज तोड़ ताड़ दिया, ये तोड़ दिया? यही सीओ तोड़ा है। ये तोड़ा? क्या नाम है? मेरा नाम तो ऐसे सुमन है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, खास यहीं बहुत 40 साल से यहीं रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बजट को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था 2023 के बजट पर बिहार को क्या मिला। प्रेस वार्ता कर भाजपा के विधायक सह प्रदेश महामंत्री डॉक्टर संजीव चौरसिया के द्वारा रखी गई थी और पिछले दिनों केंद्र सरकार के द्वारा 2023 और 24 का बजट पेश हुआ और इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को टैक्स में रियायत दी गई है। उन्होंने कहा मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 70 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह बड़ी घोषणा है। साथ उन्होंने कहा बिहार को कृषि, युवा
महिला स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष योजना दी गई है। साथ ही इस बजट में मूलभूत सुविधाओं पर विशेष कार्य करने की योजना है और साथ ही आधुनिकीकरण को लेकर रेल विभाग को बिहार के तहत अच्छी खासी बजट मिली है। अमृत भारत स्टेशन के तहत 17 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है और जिसमें नवगछिया का भी चयन हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने बताया इस बजट में निषाद समाज पर भी विशेष ध्यान रखते हुए बजट को तैयार किया गया है। साथ ही अपना भारत कृषि और प्रधान क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। विधायक संजीव चौरसिया ने कहा, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 के माध्यम से 200 शहरों में अपना समाधान स्थापित करेंगे। और संजीव चौरसिया ने बताया कि बिहार को 17 अमृत महोत्सव स्टेशन मिला है और ऐसी कई योजनाओं से इस बजट में बिहार को लाभ दिया गया है। और इस प्रेस वार्ता के दौरान विधायक संजीव चौरसिया के अलावे भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, अभय वर्तमान और पूर्व प्रत्याशी नभय चौधरी और शरद सलरपुरिया, पवन मिश्रा वो इंदुभूषण झा अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। उसी के उपलक्ष्य पर यहाँ कुछ आपके साथ रूबरू होने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने सबका परिचय कराया है आपसे। ये बजट अपने आप में बहुत अभूतपूर्व बजट है और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के दृष्टि से इस बजट की अपनी भूमिका है। 10 लाख करोड़ के ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए जो बजट का प्रावधान अलग अलग प्रकार से किया गया है, उसके अंतर्गत लाभ जो निश्चित तौर पर सड़क के माध्यम से, हवाई अड्डा के माध्यम से, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के मेडिकल फैसिलिटी के माध्यम से और विशेष करके जितने मेडिकल हॉस्पिटल हैं सभी में, नर्सिंग होम से लेकर सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इस बजट का महत्ता है। उसके उपरांत इससे रोजगार का भी सृजन का आयाम निकल कर आएगा और साथ ही साथ बहुत सारे विकास के कार्य जो गति है इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ने का काम होगा। यह सौभाग्य है हम लोगों का कि G20 के माध्यम से आज जिस प्रकार से भारत की महत्ता बढ़ी है कि अध्यक्षता करने का सौभाग्य माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम के आयाम भी G20 के माध्यम से इस भारत के अंतर्गत होने वाला है। लगभग 200 शहरों में अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम के आयोजन होंगे और उसका एक दृष्टिकोण पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो लोग आएंगे तो उनको भी सर्व दृष्टिकोण ये ध्यान में आएगा कि भारत का जो बजट है कोविड के अंतर्गत पूरे विश्व में जिस प्रकार से एक आर्थिक संपदा की और अलग अलग प्रकार से अर्थतंत्र से जुड़े हुए लोगों का जिस प्रकार से ह्रास हुआ है, वहीं भारत बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 7% से ज़्यादा वृद्धि दर भारत अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि और सब देशों में जहां गिरावट आई है वहाँ भारत की वृद्धि किस प्रकार से बढ़ने का काम हुआ है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान देंगे तो हमें इस मध्यम वर्गों को सबसे ज़्यादा लाभ इस बजट के माध्यम से मिलने का काम हुआ है। कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखेंगे कि लगभग 8.20 करोड़ करदाता, जिसमें से 7 करोड़ लोगों का जो कमाने का जो है वो 7 लाख से कम कमाते हैं। पर आपको ध्यान में है इस बजट के माध्यम से जो टैक्स की छूट दी गई है कि 7 लाख से कम कमाने लोगों के लिए, उसी के उपलक्ष्य पर यहाँ कुछ आपके साथ रूबरू होने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने सबका परिचय कराया है आपसे। ये बजट अपने आप में बहुत अभूतपूर्व बजट है और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल
ग्रोथ के दृष्टि से इस बजट की अपनी भूमिका है। 10 लाख करोड़ के ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए जो बजट का प्रावधान अलग अलग प्रकार से किया गया है, उसके अंतर्गत लाभ जो निश्चित तौर पर सड़क के माध्यम से, हवाई अड्डा के माध्यम से, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के मेडिकल फैसिलिटी के माध्यम से, और विशेष करके जितने मेडिकल हॉस्पिटल हैं सभी में, नर्सिंग होम से लेकर सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इस बजट का महत्ता है। उसके उपरांत इससे रोजगार का भी सृजन का आयाम निकल कर आएगा, और साथ ही साथ बहुत सारे विकास के कार्य जो गति है इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ने का काम होगा। यह सौभाग्य है हम लोगों का कि G20 के माध्यम से आज जिस प्रकार से भारत की महत्ता बढ़ी है कि अध्यक्षता करने का सौभाग्य माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम के आयाम भी G20 के माध्यम से इस भारत के अंतर्गत होने वाला है। लगभग 200 शहरों में अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम के आयोजन होंगे, और उसका एक दृष्टिकोण पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो लोग आएंगे तो उनको भी सर्व दृष्टिकोण ये ध्यान में आएगा कि भारत का जो बजट है कोविड के अंतर्गत पूरे विश्व में जिस प्रकार से एक आर्थिक संपदा की और अलग अलग प्रकार से अर्थतंत्र से जुड़े हुए लोगों का जिस प्रकार से ह्रास हुआ है, वहीं भारत बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 7% से ज़्यादा वृद्धि दर भारत अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि और सब देशों में जहां गिरावट आई है वहाँ भारत की वृद्धि किस प्रकार से बढ़ने का काम हुआ है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान देंगे तो हमें इस मध्यम वर्गों को सबसे ज़्यादा लाभ इस बजट के माध्यम से मिलने का काम हुआ है। कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखेंगे कि लगभग 8.20 करोड़ करदाता, जिसमें से 7 करोड़ लोगों का जो कमाने का जो है वो 7 लाख से कम कमाते हैं। पर आपको ध्यान में है इस बजट के माध्यम से जो टैक्स की छूट दी गई है कि 7 लाख से कम कमाने लोगों के लिए, उसी के उपलक्ष्य पर यहाँ कुछ आपके साथ रूबरू होने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने सबका परिचय कराए हैं आपसे। ये बजट अपने आप में बहुत अभूतपूर्व बजट है, और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के दृष्टि से इस बजट की अपनी भूमिका है। 10 लाख करोड़ के ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए जो बजट का प्रावधान अलग अलग प्रकार से किया गया है, उसके अंतर्गत लाभ जो निश्चित तौर पर सड़क के माध्यम से, हवाई अड्डा के माध्यम से, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के मेडिकल फैसिलिटी के माध्यम से, और विशेष करके जितने मेडिकल हॉस्पिटल हैं सभी में, नर्सिंग होम से लेकर सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इस बजट का महत्ता है। उसके उपरांत इससे रोजगार का भी सृजन का आयाम निकल कर आएगा, और साथ ही साथ बहुत सारे विकास के कार्य जो गति है इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ने का काम होगा। यह सौभाग्य है हम लोगों का कि G20 के माध्यम से आज जिस प्रकार से भारत की महत्ता बढ़ी है कि अध्यक्षता करने का सौभाग्य माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम के आयाम भी G20 के माध्यम से इस भारत के अंतर्गत होने वाला है। लगभग 200 शहरों में अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम के आयोजन होंगे, और उसका एक दृष्टिकोण पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो लोग आएंगे तो उनको भी सर्व दृष्टिकोण ये ध्यान में आएगा कि भारत का जो बजट है कोविड के अंतर्गत पूरे विश्व में जिस प्रकार से एक आर्थिक संपदा की और अलग अलग प्रकार से अर्थतंत्र से जुड़े हुए लोगों का जिस प्रकार से ह्रास हुआ है, वहीं भारत बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 7% से ज़्यादा वृद्धि दर भारत अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि और सब देशों में जहां गिरावट आई है वहाँ भारत की वृद्धि किस प्रकार से बढ़ने का काम हुआ है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान देंगे तो हमें इस मध्यम वर्गों को सबसे ज़्यादा लाभ इस बजट के माध्यम से मिलने का काम हुआ है।
कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखेंगे कि लगभग 8.20 करोड़ करदाता, जिसमें से 7 करोड़ लोगों का जो कमाने का जो है वो 7 लाख से कम कमाते हैं। और आपको ध्यान में है इस बजट के माध्यम से जो टैक्स की छूट दी गई है कि 7 लाख से कम कमाने लोगों के लिए। शहीद राहुल कुमार का पार्थिव शरीर भागलपुर पहुंचते ही विधायक सहित अन्य लोगों ने में पुष्पगुच्छ अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। शहीद राहुल अमर रहे और भगत माता के जयकारों से गूंजा पूरा शहर। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के रामपुर गांव के रहने वाले स्वर्गीय जीवन सिंह के 34 वर्षीय पुत्र आर्मी के जवान राहुल कुमार का उत्तराखंड में बर्फ के और भूस्खलन में शहीद होने पर उनका पार्थिव शरीर गांव में पहुंचने के बाद गांव के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि देते हुए गांव से शहीद राहुल कुमार का काफिला भारत माता के जयकारों एवं शहीद राहुल कुमार अमर रहे का नारा लगाते मोटरसाइकिल जुलूस सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पहुंचने पर विधायक प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल, डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, भाजपा नेता नवीन कुमार और बनी और संजय कुमार चौधरी, सुभाष पोद्दार, वार्ड पार्षद पंकज कुमार यादव सहित इत्यादि लोगों ने शहीद राहुल कुमार को पुष्पगुच्छ अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिए। साथ ही आर्मी के दर्जनों जवानी और ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए शहीद राहुल कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए सलामी दिए। और इस दौरान शहीद राहुल कुमार के छोटे भाई रोहित कुमार के द्वारा मुख्य अग्नि देकर और अंतिम विदाई दी। और इस दौरान रामपुर गांव के ग्रामीण एवं सुल्तानगंज शहर के गणमान्य लोग सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। श्री राहुल कुमार सिंह जी की शहादत को पूरा देश याद रखेगा और इनकी शहादत को मैं सत नमन करता हूँ। और यह पूरे देश के लिए और एक मैसेज है कि अपने देश की रक्षा के लिए हम लोग सदैव आगे रहें।